इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हरित क्रांति के विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण आपके समक्ष में उपस्थित नहीं हो पाया था। वर्तमान में हरित क्रांति के ऊपर जो प्रस्तुति दी जा रही है वह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार के विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट पर उनके प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा के माध्यम से यह मेरे को प्रस्तुति देने के लिए बताया गया। तो यहाँ यह प्रस्तुति आपको मैं दे रहा हूँ। पुनः मेरा यहाँ पर एक बार आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी भी विद्यार्थी को किसी भी विषय पर अगर जानकारी उपलब्ध लेनी है तो वह मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। यहाँ हम प्रारंभ करते हैं। भारतीय कृषि में क्रांतियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो सर्वप्रथम हम हरित क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। हरित क्रांति जो है वह दो तरीके से हम देख सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन सेकंड। यहाँ यह चर्चा में लाना आवश्यक है कि हम हरित क्रांति को समझने से पहले हम कृषि क्षेत्र के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन फलन होता है प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन एवं पूंजीगत संसाधनों का, अर्थात AO एग्रीकल्चर आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्स। कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले विवरण और डिस्कशन में आपको अवश्य प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, मानवीय संसाधन मिलेंगे और पूंजीगत संसाधन मिलेंगे। उसी की वजह से कृषि उत्पादन या कृषि क्षेत्र की हरित क्रांति के बारे में हम अपना अध्ययन करते हैं, इसलिए यहाँ ये बताना अनिवार्य था। और हरित क्रांति भारतीय कृषि इतिहास का परिवर्तन बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी युग का प्रारंभ कराती है। यहाँ हमें ये देखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रारंभ क्या हुआ, एक आंदोलन जिसका उद्देश्य क्या था, उच्च उपज वाली फसल किस्मों का उत्पादन, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीकों तथा कृषि रसायनों के व्यापक उपयोग द्वारा इनको प्राप्त करना था और उसका उद्देश्य खाद्यान्नों की कमी और गरीबी जैसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करना था। तो 60 के दशक में यह उत्तरार्ध में कृषि हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया। अगर हम भारतवर्ष की इतिहास को देखें तो बंगाल का जो अकाल पड़ा था 1943, उस पीरियड में बहुत हमें मानवीय संसाधन का हिरास हुआ था या नुकसान करा था। यदि हम 1947 यानी कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से 1967, क्योंकि 67 के अंतराल ही मध्य ही हरित क्रांति से संबंधित हमारी कार्यक्रमों का, रणनीति का प्रतिपादन किया गया था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि 1947-46 का वो समय था जहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक थी और गेहूं हमको क्या करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, वो भी निम्न गुणवत्ता का।
यानी जो आयातित वो था वो निम्न गुणवत्ता का था। तो इन सभी दृश्यों को देखते हुए तत्कालीन समय में दो अलग अलग तरह की विश्व पटल पर घटनाएं हुई। उन घटनाओं में हम दो साइंटिस्ट का नाम लेंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का नाम लेंगे। यदि विश्व हरित क्रांति के बारे में बात करें तो उसके जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिनको कि 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था, उनको किसका जनक माना जाता है? विश्व हरित क्रांति का। और MS स्वामीनाथन, जिनको 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, उन्हें हम भारतीय हरित क्रांति का जनक मानते हैं। या हमारे कहने का अर्थ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन और वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन बोरलॉग। आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये आपको मस्तिष्क में रखना है। अब हम देखें कि प्रथम भारतीय जो हरित क्रांति है उसका फेज 1961-69 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य 1966 में खरीफ की फसलों से हरित क्रांति के लिए जो रणनीति थी उसका प्रयोग किया गया। इस काल में कृषि क्षेत्र में नई कृषि रणनीतियों का प्रयोग किया गया। ये क्या थी रणनीति? उन्नत प्रजातियों के बीजों से संबंधित थी, यानी कृषि क्षेत्र में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया जाना। अब प्रश्न आता है कि ये हरित क्रांति शब्द हम क्यों बोलते हैं? तो इस विषय में भी अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करें तो हरित क्रांति शब्द प्रोफेसर विलियम गैड ने 1968 में वाशिंगटन DC में आयोजित सेमिनार तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में खाद्य संकट में सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का उन्होंने उल्लेख किया था। तो हरित क्रांति के लिए उन्होंने क्या कहा कि विकासशील राष्ट्रों की कृषि आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। बिल्कुल सही बात है कि विकासशील राष्ट्र कोई भी राष्ट्र है तो अगर वहाँ की कृषि आर्थिक स्थिति क्या है वही हमें ये दर्शाती है कि वह अर्थव्यवस्था किस स्तर पर है। यहाँ क्या बोला गया कि विकासशील राष्ट्रों की कृषि आर्थिक स्थिति जो प्रतिबिंबित होती है उसका उद्देश्य कृषि में आत्मनिर्भरता तथा खाद्य संकट, भूख, अकाल और संबंधित सामाजिक बुराइयों को कम करना हरित क्रांति का अभिप्राय माना गया। पुनः अगर हम अपना विश्लेषण में देखें तो आप देखिए अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में क्रांति से अभिप्राय मानवीय संसाधन के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन करना है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप अगर डिस्क्रिप्टिव हैं क्वेश्चंस, आप बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ आप अपने शब्दों का चयन संतुलित आधार पर करेंगे तो आपको तुलनात्मक रूप से अपने अधिक मार्क्स मिल सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पश्चात 75% जनसंख्या किस पर थी? कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। कृषि उत्पादन अपने न्यूनतम स्तर पे था। क्या स्थिति थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात? यह मानसून निर्भर परंपरागत तकनीकी आधारित थी। सबसे बड़ा इसमें
हमारे लिए ड्रॉबैक कहें या हमारे लिए विडंबना कहें कि भारतीय कृषि उस काल में पूर्णतः मानसून पर निर्भर थी। तो कृषि का उत्पादन और मानसून का होना दोनों ही महत्वपूर्ण थे। 1961 में स्वामीनाथन द्वारा विश्व हरित क्रांति जनक, देखिएगा अब यहाँ से हमने पहले आपसे बात करिए कि विश्व हरित क्रांति के जनक को भारतीय हरित क्रांति के जनक ने 1961 में क्या करा, भारत आमंत्रित किया, जिन्होंने, किसने, बॉरलॉग ने भारतीय कृषि में हरित क्रांति हेतु सुझाव दिए। चूँकि वह आए यहाँ और भारतीय भौगोलिक आर्थिक अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। उसी के आधार पर भारतीय कृषि में तात्कालिक 7 जिलों में, यानी कि उन्होंने जो प्रपोजल दिया, उन्होंने सजेशंस दिए, उन सजेशंस के हिसाब से एम स्वामीनाथन ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का काम किया, जिसमें उन्होंने 7 जिले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए, जहां पर कि हरित क्रांति संबंधित जितने भी परिसीमाएं हैं या लिमिटेशंस हैं या फैक्टर्स हैं, अधिक से अधिक उपलब्ध हों। तो वो जो चयन किया गया, वो चयनित जो 7 जिले थे भारतवर्ष के, लुधियाना पंजाब, पाली राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, रायपुर मध्य प्रदेश, शाहाबाद बिहार। अब शाहाबाद नहीं है, वो क्या है, शाहाबाद वर्तमान में भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर ये ज़िले हैं जो पहले शाहाबाद बोले जाते थे। पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश और तंजावुर तमिलनाडु को सम्मिलित करते हुए गहन कृषि जिला कार्यक्रम AIADP इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 7 जिले चयनित किए गए और उन पर हाई यील्ड वैरायटी सीड का प्रयोग किया गया। यहाँ आप देखिए कि 7 जिले में जो है वहाँ पर जब सफलता मिली तो 1964-65 में, क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो पायलट प्रोजेक्ट था उसकी सक्सेस रेटिंग, उसकी सफलता की दर उच्चतम होने के कारण 1964-65 में फिर एक दूसरा कार्यक्रम बनाया, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, है ना। और उसमें कितने जिले सम्मिलित किए, 32। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, आपके अगर मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ये छोटे छोटे से बिंदु आपके लिए सफलता की कुंजी बनते हैं। यहाँ फिर हम चर्चा करते हैं कि 64-65 में उन्नत प्रजातियों के बीज, यानी वही हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और भारतीय हरित क्रांति का प्रारंभिक बिंदु यहाँ से शुरू होता है। अब अगर आप इस स्लोगन को भी एग्जामिनेशन में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं, यदि उन्नत प्रजातियों के गेहूं तथा धान के बीज हरित क्रांति के लिए उत्प्रेरक कैटलिस्ट हैं। मतलब ये कोटेशन के रूप में आप अपने तरफ से लिख सकते हैं कि मैं एक कोटेशन देता हूँ कि यदि उन्नत प्रजाति के गेहूं तथा धान के बीज हरित क्रांति के लिए उत्प्रेरक हैं तो रासायनिक उर्वरक, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो एक ईंधन का काम करते हैं, जो किसको, उन्नत प्रजातियों की हरित क्रांति के लिए एक शक्ति, चलने के लिए शक्ति प्रदान करता है।
तो भारतीय अर्थ, अब प्रश्न आएगा कि शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, मल्टीपल भी पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ दूसरी तरीके से फिर अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय कृषि को औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित करना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। यानी हमारी जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पर ये जो शब्द हमने दिया है इंडस्ट्रियल सिस्टम में परिवर्तन। इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर जो है एक ग्लोबल पुट आए, एक अंतर्राष्ट्रीय उसके अंदर भावना आए। या कहने का अर्थ यह है कि हम हरित क्रांति के द्वारा उन्नत किस्म की फसलों का उत्पादन करें, उनका निर्यात करें, और इन सब प्रक्रियाओं के अंदर हमको औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास मिलेगा, मानवीय संसाधन क्षेत्र में भी विकास मिलेगा। ये मैं आगे डिस्कशन में ला रहा हूँ। और इस इंडस्ट्रियल सिस्टम यानी एग्रीकल्चर सिस्टम को इंडस्ट्रियल सिस्टम के साथ लाने में क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मेथड, आधुनिक तकनीकी कृषि पद्धतियाँ, अगर इनके साथ हम काम करें, हरित क्रांति की दिशा आगे चलती है और भारतीय कृषि एक व्यावसायिक कृषि में परिवर्तित होती है, जो कि हमें औद्योगिक कृषि के तरफ लेके जाती है। अब हम अपना आगे देखें। यहाँ आप देखिएगा स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के उद्देश्य अल्पकालीन और दीर्घकालीन। कभी आपको ये शॉर्ट में आ जाए या सिंगल क्वेश्चन में आ जाए, मल्टीपल चॉइस में आ जाए, तो आपको मस्तिष्क में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आपको इसका प्रश्न का उत्तर कैसे दें। तो अगर हरित क्रांति उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य हमारे मस्तिष्क में क्या जाना चाहिए? अल्पकालीन उद्देश्य और दीर्घकालीन उद्देश्य। अल्पकालीन क्या है? अल्पकालीन क्या है कि हमारे जो परिस्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 20 वर्ष में थी कि भूख खाद्यान्न समस्या, तो क्या खाद्यान्न संकट को समाप्त करना। सबसे पहला एकदम फोकस क्या था भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति का उद्देश्य कि खाद्य समस्या यानी फूड क्राइसिस को समाप्त किया जाए। और अगर दीर्घकालीन देखें तो कृषि का आधुनिकीकरण हो, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों हेतु कच्चा माल हमारी कृषि से ही मिले, हमें बाहर से ना मिलाना पड़े। हमारे लिए ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का विकास हो, वो किसके? हरित क्रांति के उद्देश्यों के अंतर्गत लिया था। पर यहाँ एक छुपी हुई बात ये थी कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पर, जब ग्रामीण विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, बुनियादी ढांचे में विकास होगा, तो अवश्य ही मानवीय संसाधन यानी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो इंडस्ट्रियल लेबर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर हो यानी कृषि श्रमिक हो, कृषक नहीं कृषि श्रमिक हो, औद्योगिक श्रमिक हो, या बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए भी सामान्य श्रमिक जो उसकी कुशलता है उसके अनुरूप हो। तो रोजगार के अवसर कहाँ जा रहे हैं? कृषि श्रमिक के लिए भी जा रहे हैं और औद्योगिक श्रमिक के लिए भी जा रहे हैं। आपको ये छोटे छोटे लिंक जोड़ने पड़ेंगे और इन सब का रिजल्ट कहाँ जाएगा? कृषि का वैश्वीकरण होगा, यानी इंडियन एग्रीकल्चर क्या होगी? ग्लोबलाइज होगी, या हम उच्च किस्म के अनिवार्यता के अलग अलग राष्ट्रों हेतु हम कृषि उत्पाद क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। ये उद्देश्य हमारा था कि
इंडस जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन था या है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है? जो आज आप देख रहे हैं वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन या ये कहिए कृषि का वैश्वीकरण हम कर चुके हैं, उस अवस्था में आ गए हैं। आज हम विश्व को खाद्यान्न देते हैं, उनकी भूख की समस्या का समाधान करते हैं, और एक समय था कि हम खुद उस समस्या से जूझ रहे थे। अब प्रश्न यही आता है कि हरित क्रांति के मूल तत्व क्या हैं? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिक एलिमेंट, मूल तत्व क्या हैं? तो हरित क्रांति के मूल तत्वों को हम 3 तरीके से देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? जो आधारित हैं कृषि क्षेत्रों का विस्तार, यानी हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों का विस्तार, दोहरी फसल प्रणाली और उन्नत आनुवंशिक युक्त बीज का उत्पादन हमारे लिए एक लक्ष्य था जिसे हमें पूर्ण करना था, पूर्ण किया है। यदि हम ये देखें कि वो तो हमने देखे थे, अब हम यहाँ क्या देखते हैं? घटक। हरित क्रांति के मूलभूत घटक कौन कौन से हैं? तो अगर आप देखें तो वो बेसिक कंपोनेंट्स जो एक हरित क्रांति के लिए आवश्यक, क्या? उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधाएं, यंत्रीकरण, सरकारी सहायता, आधुनिक कृषि पद्धति, कृषि व्यवसायीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि सुधार। ठीक है, ये आप बिल्कुल अगर अपने बुक्स में पढ़ना चाहेंगे तो मिल जाएंगे, वरना आप अपने खुद के ज्ञान से भी इनको दे सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक, चूँकि आप कृषि क्षेत्र से हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कृषि में आप किस किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, किस तरह की सुविधाएं, ये सब यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, ये एक चीज़ जो बनाना चाहते हैं, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कमांड क्षेत्र का मतलब कमांड एरिया, यानी एक क्षेत्र निर्धारित किया कि हम पहले इसके अंदर ये सब कार्यक्रमों का संचालन, विकास और वृद्धि करें। तो कमांड एरिया, अब मान लीजिए आप जिस शहर या गांव के रहने वाले हैं या ज़िले के हैं, उस ज़िले को अगर कृषि के किसी भी प्रकार के विकास के लिए चुना गया तो वो क्या कहलाएगा? कमांड क्षेत्र। तो कमांड एरिया कार्यक्रम चलाए गए, उनसे ही हरित क्रांति के लिए आगे विस्तारण हुआ। अगर अब हम स्टेप्स की बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप क्या था, तो यहाँ पर आप भारतीय हरित क्रांति के जो चरण हैं वो 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला 1965-80, दूसरा 80-90-91 और तीसरा 91-2003। तो 65-80 में क्या था उद्देश्य? खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, गेहूं की उच्च किस्म, सिंचाई, बुनियादी ढांचा अनुकूलता और IADP और IAA प्रोग्राम, जिनसे हम हरित क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे, वो उद्देश्य था। इस अवधि के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन हमारा अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करता चला गया था। अब अगर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकंड जो चरण है, इसमें क्या था हमारा ध्यान या केंद्रीकरण या केंद्र क्या था बिंदु? गेहूं उत्पादन के स्थिरता, क्योंकि यहाँ गेहूं उत्पादन में वृद्धि। अब आगे गेहूं उत्पादन में स्थिरता के पश्चात
छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में चावल पर, गेहूं में आप आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। अब आपने किसकी तरफ ध्यान दिया? चावल की तरफ। और वह किन किन उसको लिया गया राज्यों को? तो पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी यूपी, असम, तटीय क्षेत्रों, अधिकतर जलीय क्षेत्र जहाँ जल की उपलब्धता है। दूसरी तरफ क्या लिया? कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कावेरी बेसिन क्षेत्रों के अंदर इसको भी चलाया गया, पर जो सफलता यहाँ मिली वो सफलता यहाँ प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इस पूर्ण सफलता न मिलने का कारण क्या था? कमज़ोर भूमि सुधार कार्यक्रम थे। इस अवस्था 91 में भूमि सुधार कार्यक्रमों के ऊपर अधिक ध्यान नहीं था। और दूसरा, इस इलाके में कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन इलाके में कमज़ोर भूमि सुधार तो थे ही, और रूढ़िवादी कृषि धारणा थी कि भाई हम तो ऐसे ही कृषि करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, हम नए चीज़ का इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सबसे बड़ा अवरोध था जिसके कारण यह चरण पूर्ण रूप में सफल नहीं माना जा सका। तृतीय चरण में हम यहाँ गेहूँ आ गया, यहाँ जल से संबंधित हो गया। अब कहाँ आ गया? शुष्क भूमि, गेहूँ, अन्य खाद्यान्न। उसके बाद शुष्क भूमि पर कपास, तिलहन, दलहन, बाजरा जैसी अन्य फसलों हेतु हाई यील्ड वेराइटीज़ का एक प्रयोग करके और एक एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम चलाए गए, जिससे अर्ध शुष्क तथा उप आर्द्र क्षेत्रों में सुधार का प्रयास किया गया। यानी एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा फोकस थर्ड स्टेप में इरिगेशन को दिया गया। आपके मस्तिष्क में ये बात रहनी चाहिए, विस्तार से आपको अन्य पुस्तकों में मिलेगा। अगर हम देखें स्थिरता के पक्ष में ध्यान देते हुए संतुलित कृषि विकास कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों को जो नया एक नाम दिया गया वो इंद्रधनुष क्रांति बोला गया। ये सब जो मिला के इस तरीके का करा गया कि सभी जो कृषि उत्पाद हैं उनके उत्पादन में एक संतुलन बना रहे, एक उत्पादन अधिक बढ़ जाए और दूसरा उत्पादन उस मात्रा में न बढ़े। तो यहाँ पर शब्द दिया गया इंद्रधनुष क्रांति। और फिर उसके बाद में श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति वगैरह पर भी इसी पीरियड में ध्यान दिया गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न में भारत अपनी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका था। अब ये तो स्टेजेस रही फर्स्ट। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन किस पीरियड को कहते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो उसे हम 2006 से मानते हैं। कब? जब 93rd विश्व कांग्रेस के अंदर प्रोफेसर अब्दुल जे कलाम ने सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन या सतत हरित क्रांति शब्द को दिया था या उसको प्रोत्साहित किया था। तो द्वितीय हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सतत विकास के साथ कृषि उत्पादन, यानी कि हमारा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें कंटिन्यू जो बनी रहे और हमारे उसके साथ साथ कृषि उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलता रहे। अब यहाँ पर एम स्वामीनाथन ने हरित, जब उस कांग्रेस में या उस वैज्ञानिक सेमिनार में अब्दुल जे कलाम साहब ने जो कहा उस पर फिर एम स्वामीनाथन ने हरित क्रांति से सतत क्रांति शब्द को देते हुए जो उसके अंतर्गत सर्वोच्च उत्पादन तकनीकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना, कृषक को उसके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य
मिलना और कृषक को उचित मूल्य पर साख की व्यवस्था होना, ये सब प्रमुखता द्वितीय हरित क्रांति की थी। अब द्वितीय हरित क्रांति की जो संकल्पना है वो दो अर्थों में ले सकते हैं, पोषणीय या हरित क्रांति और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि। तीव्र वृद्धि मीन्स खाद्यान्न, जहां हमने पीछे जिक्र किया इंद्रधनुषी क्रांति की गतिशीलता, और यहाँ पोषणीय या हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरक के बजाय बायो उर्वरक का प्रयोग करना, रासायनिक कीटनाशक की जगह बायो कीटनाशक, जल व पर्यावरण का संरक्षण, संतुलित क्रॉप पैटर्न को बनाए रखना। ये नहीं है कि एक प्रकार की फसल बढ़ती चली जाए और अन्य फसलें घटती चली जाएं, तो संतुलित क्रॉपिंग पैटर्न से उसको बनाए रखना। इसीलिए द्वितीय हरित क्रांति को सतत हरित क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी हम लोग कहते हैं। अगर हम हरित क्रांति के विषय में निष्कर्ष निकालें तो यहाँ हमको स्पष्ट होता है कि हमको यहाँ पर हरित क्रांति के प्रभाव देखने चाहिए। वो प्रभाव सकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक। तो सकारात्मक प्रभाव में हम संक्षिप्त में ही इसको कर रहे हैं कि कृषि उत्पाद में ज़बरदस्त वृद्धि, जिसे आज क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद राष्ट्र बन गया। ये सकारात्मक प्रभाव है। कृषि उत्पाद आयात से हम कृषि उत्पाद निर्यात पर पहुंच गए। आज भारत कृषि उत्पाद निर्यात राष्ट्र है, न कि कृषि उत्पाद आयात राष्ट्र। कृषक आय में वृद्धि हुई है, जो कृषक है उसकी आय में वृद्धि हुई है, और वो परिवर्तन औसतन जो कृषक 10 एकड़ से ज़्यादा की जोत के थे उनके अंदर अप्रत्याशित रूप से आय में वृद्धि हुई। अब यहाँ पर प्रश्न एक और चीज़ आई, पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन, यानी आपने पहले कृषि स्वयं कर रहे थे कृषक, अब कृषि श्रमिक को भी रखना शुरू कर दिया। तो कृषक श्रमिक रोजगार, यानी कृषक से कृषि श्रमिक रोजगार, पूंजीवादी कृषि का अगर सामान्य शब्दों में अर्थ देखें तो कृषक जो है आज कृषि श्रमिक को रोजगार दे रहा है। औद्योगिक वृद्धि कैसे, कि जब हरित क्रांति के द्वारा कृषि उत्पाद बढ़ेंगे तो वहाँ पर कृषि यांत्रिकरण होगा, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पंप सेट इत्यादि इनका प्रयोग किया जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की औद्योगिक वृद्धि भी हो रही है। उसी तरह से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक जो उत्पाद क्षेत्र हैं उनके में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम वहाँ से रासायनिक उर्वरक और अन्य प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं। और इन सब प्रक्रियाओं के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ग्रामीण रोजगार को और प्रोत्साहन मिल रहा है। अब अगर हम इसके अपोजिट नकारात्मक प्रभाव को देखें तो गैर खाद्यान्न जो उत्पाद हैं वो इस क्रांति में सम्मिलित नहीं हो पाए। दूसरी चीज़, क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ गई, जैसे कि मान लो पंजाब का कृषक और राजस्थान का कृषक, तो दोनों की आय अलग हो गई ना, तो क्या बन गया, क्षेत्रीय असमानता। और एक बन गई अंतर क्षेत्रीय असमानता के पंजाब के अंदर भी बड़ा किसान और छोटा किसान अलग अलग बन गए। तो साथ में प्रदूषण, मृदा क्षरण, मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो परिवर्तित होना, जो है ज़मीन की उर्वरकता को कम कर रही है, ये कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, हरित क्रांति से संबंधित कुछ सूक्ष्म विश्लेषण मैंने आपको दिया है। इस आधार पर आप अध्ययन कीजिए, आपको विस्तृत पक्ष आपको समझ में आएगा। यदि समस्या है तो मुझे आप कमेंट दीजिए, मुझे
सूचना दीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और किसी भी विद्यार्थी को, जो एक हिंदी भाषी विद्यार्थी है जो आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी भी टॉपिक पे कोई भी लेक्चर लेना चाहता है वीडियो के माध्यम से, तो वो मुझे सूचित करे, मैं उसके लिए तैयार करूंगा। ये सब कार्य मेरा निःशुल्क है। मेरा मात्र उद्देश्य हिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों की सेवा करना है। और अंततः फिर आपसे वही मैं बात कहूँगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अपनी समस्या को मुझे कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।